हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो वो उसके एमसीक्यू हम आज आपको कराने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका एमसीक्यू मैंने करा दिया था। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, एक बार आप जाइएगा उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें जितने भी रिलेटेड हमारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके पिछले साल के पेपर में आए हैं और जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। इसी में हमने एसेशन रीजन के भी क्वेश्चन को ऐड किया है, केस स्टडी के जो क्वेश्चन है उसको भी ऐड किया हुआ है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, उसको एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना और जो भी इसमें क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। तो भाई चलते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है आपका, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका जो टर्म फर्स्ट में आ रहा है। इसके बाद जो आपका केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है यानी केमिकल बॉन्डिंग, फिर हम वो वाले चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। क्लियर है। चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के एमसीक्यू पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, ठीक है भाई। देखिए जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसका जो लॉन्ग फॉर्म है भाई वो किसके बेस पर बना हुआ है, ठीक है। कोई बता सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम, बेटा गलत है। एटॉमिक मास, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस इट इज राइट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बेस पर क्या किया गया है, पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन, ठीक है। अब ये बोला कि ऐसे एलिमेंट, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं उनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रुप। क्या उनको ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, यस। वर्टिकल कॉलम्स में उनको अरेंज किया है, बिल्कुल सही है। फैमिलीज में बिल्कुल किया गया है भाई, एस फैमिली है, आपकी पी फैमिली है, डी ब्लॉक की फैमिली है, आई ब्लॉक की फैमिली है, बिल्कुल किया गया है। ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये तीनों के तीनों जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको इसमें अरेंज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे जो आपको ऑप्शन है वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ देयर पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, बोला कि जो पीरियोडिक नंबर है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड। सेकेंड ऑप्शन, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। थर्ड ऑप्शन, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। एंड देन फोर्थ ऑप्शन, मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। तो बेटा एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा, तो किसी भी एलिमेंट का जो आपका पीरियड नंबर होता है ना सर, क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, वो इक्वल टू होता है, बेटा याद रखिएगा, वो इक्वल टू होता है मैक्सिमम एन ऑफ, ठीक है ना, मैक्सिमम एन ऑफ एनी एलिमेंट। इसको याद रखिए प्यारे बच्चा, ये फॉर्मूला है। वेयर एन, आपका एन क्या है, एन आपका क्या है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका एन, ठीक है। एन आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको याद रखना है। तो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यानी सी वाला ऑप्शन है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, 14 एलिमेंट्स ऑफ 6th पीरियड एंड 14 एलिमेंट्स ऑफ 7th पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर टर्म्ड एज रिस्पेक्टिवली। अब बेटा देखो 14 एलिमेंट यानी एक्टे नियम से जो आगे आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं, नहीं सॉरी पे लेंथ थ्योरम की बात करें ना, तो बेटा देखिए 14 एलिमेंट्स बोला है, तो अगर हम लेंथ थ्योरम की सीरीज में चलते हैं यानी एटॉमिक नंबर 57 से चलते हैं, तो यानी वहां तक के जो आपके 14 एलिमेंट्स हैं उनको एक अलग सीरीज में यहां पर पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स हम उनको कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके स्टार्ट होता है ना, कहां से होता है, लेंथेनम से स्टार्ट होता है, इसीलिए सीरीज को लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। क्लियर। अच्छा इसके बाद जो आपके
एटॉमिक नंबर 89, ठीक है, उसके बाद यानी जो 90 से स्टार्ट होते हैं वो कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? एक्टिनियम होता है। कौन सा? आपका एक्टिनियम, ठीक है। 90 एटॉमिक नंबर होता है। यहां से जो आपके आगे के 14 एलिमेंट्स हैं उनको भी पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। और इनको क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहे हैं इसीलिए इनको हम एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स इनको कहा जाता है। और ये जो दोनों के दोनों एलिमेंट होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये जो दोनों की दोनों सीरीज है, ये जो एलिमेंट है इनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। सर किन्हें कहा जाता है? बेटा जो आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है और जो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है उनको कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, the elements in which electrons are progressively filled in 4f orbital are called। ठीक है, यानी ये बोला कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फील्ड होते हैं किसमें? 4f ऑर्बिटल में, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है भाई? ठीक है ना, 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड। तो बेटा ध्यान रखिएगा, उनको प्यारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये जो जनरली एलिमेंट होते हैं ना ये आपकी कैटलिस्ट बनाते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे आपका निकिल है, को आपका ये कॉपर है, ठीक है ना, और आपका प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये सारे के सारे क्या है? कैटलिस्ट हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैटलिस्ट होते हैं, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 3। इसने सब गलत लिखा है भाई, ठीक है ना बेटा। 2p यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा ही, ठीक है ना, एक बार 2p6, ठीक है, 3p6 3s2 3d आपका 5। तो बेटा देखो, अगर कभी भी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आए ना और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता है तो आपको क्या करना? लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ना उनको देखना होता है, ठीक है। तो लास्ट के 2 कौन से? एक आपका 3d है, 3d5, और एक आपका क्या है? 4s1 है, ठीक है। इनको आपको चेक करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि भाई एक तो आपका 3d5 और एक आपका 4s1 है। तो बेटा अगर आपको पीरियड नंबर निकालना है सर, अगर पीरियड नंबर निकालना है तो पीरियड नंबर क्या होता है कि भाई जो भी s के आगे जो नंबर होगा, यानी जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा जो ब्लास्ट में होगा, उसका जो आपका ये आगे का नंबर होता है ना, ये नंबर, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको हम बोलते हैं पीरियड नंबर। क्या बोलते हैं? पीरियड नंबर बोलते हैं। यानी जो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ग्रुप नंबर भी निकालना है। तो ग्रुप नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस आपके उससे पहले वाले यानी n-1 d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनको ऐड कर दोगे तो आप ग्रुप नंबर को भी बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा देखिए यहां पर जो आपका s ऑर्बिटल है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? सर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कर दिया, प्लस का साइन। इसके बाद इससे पहले वाला ऑर्बिटल यानी n-1 लिखा है ना, तो 4-1 यानी कौन सा? 3d वाले के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो n-1 का मतलब देखो n का वैल्यू कितना है? 4 है, यस सर। और यहाँ फॉर्मूले क्या मैं क्या बोला है? n-1 बोला है। तो n-1 का मतलब कितना हुआ भाई? 4-1, और 4-1 का मतलब कितना हुआ? 3 हुआ ना। तो 3 क्या, इसके पीछे क्या लिखा है? d लिखा है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बेटा देखो इसमें कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 6 ग्रुप से करेगा। भाई कौन सा आंसर होगा? आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से और ग्रुप नंबर 6 से। क्लियर? चलिए तो बेटा इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आपको इसका यूज करना है जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर इज द एलिमेंट ऑफ। अरे वाह भाई, इतना सिंपल ना। कॉपर प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में कैसे आता है जानते हैं ना? 4s1 3d10। बेटा ये आपका क्या होता है? एक्सेप्शन होता है।
कौन? आपका कॉपर। और इसी के साथ आपका एक क्रोमियम है, उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसका भी सेम यही होता है 3s1 आपका 3d5। ठीक है, ये भी आपका क्या है? एक्सेप्शन है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो आपके एग्जाम में लिखने को आता है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना भी है। क्लियर? अब आपको क्या बोला कि ये जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो बेटा याद रखिएगा, जो कॉपर होता है वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना? तो भाई देखो, ये आपको वैसे भी पता चल जाएगा कॉपर, देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? डी में जा रहा है। तो बेटा ऐसे भी बता सकते हो कि कौन से ग्रुप कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक। ठीक है ना? तो दो तरीके आपके पास बताने, एक तो अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट वाले सेल को देखो कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि डी ब्लॉक में है या फिर एफ ब्लॉक में है या फिर एस ब्लॉक में है या फिर पी ब्लॉक में है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, यू विल प्लेस इट इन। बस वैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया इसने, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ग्रुप नंबर कौन सा है भाई ना। तो अगर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ये क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको ग्रुप नंबर पूछा जाता है, तो भाई लास्ट के दो जो है ना उनको देखो बस। ठीक है, तो लास्ट के दो कौन से? एक तो बेटा 3d3 है और दूसरा आपका 4s2 है। क्लियर? यही तो बोला था आपसे। यस सर। अब उसके बाद मैंने बताया था कि अगर ग्रुप नंबर आपको बताना है, इसके लिए एक फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले वाला ऑर्बिटल यानी n-1 यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसमें कैलकुलेट करो और उनको ऐड कर दो। जब आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप से आपका बिलोंग करता है। चलो भाई चेक करते हैं। अब अगर एस में आप इलेक्ट्रॉन देखोगे प्यारे बच्चों, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2+ हो जाएगा। इससे पहले वाला जो ऑर्बिटल है यानी आपका 3d ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 3 कितना हो गया भाई? 5 हो गया। यानी कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 5th ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इसमें क्या कहा गया है? इन द पीरियोडिक टेबल मेटल्स यूजुअली एज एस कैटलिस्ट बिलोंग्स टू। वाह भाई, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है ना। जो आपके पीरियोडिक टेबल में बोला है कि जो मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, बिलोंग टू कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई जो मेटल्स होते हैं ना, जो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि पैलेडियम है, प्लेटिनम है, आपका क्रोमियम है, ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? द नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 105 इसका नाम बताना है। अगर इसका यूपीएससी नेम पूछा गया होता तो क्या होता भाई? ठीक है बेटा, जो इसका नेम है ना, इसका नेम है डुबनियम। क्या नेम है इसका? डुबनियम इसका नेम है, याद रखिएगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर पूछा गया होता तो आपको ऐसे लिखना था। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में इनका आईयूपीएससी नेम भी लिखने को आता है। किनका? ये जो 100 से ऊपर तक के एलिमेंट होते हैं ना उनका। वहां पर 1 को हम क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं ना। यस। और 0 को नील बोलते हैं, अननील। और 5 को पेंट बोलते हैं, तो पेंटियम, आईएम पीछे से ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उनका नेम लिखते हैं, अननील पेंटियम। इट्स आईयूपीएसी नेम। किसका आईयूपीएसी नेम? आपका 105 वाले एलिमेंट का। तो वो भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, an element with atomic number is 112 has been made recently, it should be। ठीक है ना? तो देखो क्या पूछा है कि आपसे ये 112 क्या है इसका? ठीक है, ठीक है, हैज मेड, ठीक है, रिसेंटली, इट शुड बी। ये क्या होना चाहिए? एक्टिनाइड है, या ट्रांजिशन मेटल है, या ये नोबल गैस है, या फिर ये लैंथेनॉइड्स है। ठीक है बेटा, तो इसका अगर ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे प्यारे बच्चों, ये आपका रेडॉन होता है। ये कौन सा एलिमेंट होता है? रेडॉन होता है। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो शायद ये आएगा 7s2
4d10 होगा समथिंग, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है ना। यानी ये जो आपका जा रहा है किस में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट आ रहा है ना। देखो भाई कौन से ग्रुप से आपको बताना है, डी है वाला है ना, कौन सा वाला है, डी वाला है। तो अगर डी वाला होगा तो भाई कौन सा आंसर होगा बताइए, डी वाले में प्रेजेंट हो, यानी ट्रांजिशन मेटल ये दिख रहा है, ठीक है। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, डी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिशन मेटल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस देखो पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक भी है शायद, फिर चेक कर लेंगे बाद में, पहले यहां देख लेते हैं। Which of the following is not an actinoid? इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक्टेनॉइड नहीं है, ठीक है। तो बेटा चेक करते हैं, आप देखो पहले तो याद रखना जो एक्टेनॉइड होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होते हैं और 103 तक वो खत्म हो जाते हैं। 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट हैं, यानी 14 एलिमेंट्स होंगे, वो क्या हो जाते हैं, इनमें काउंट किए जाते हैं। क्लियर, तो बच्चों चलो चेक करेंगे भाई। देखो अब आपसे क्या बोला बेटा, एटॉमिक नंबर 96, ये बिल्कुल होगा क्योंकि एक्टिनॉइड के रेंज में आता है। एटॉमिक नंबर 98 इस रेंज में आता है, तो ये भी होगा। यूरेनियम इस रेंज में आता है, तो ये भी होगा। कौन बच गया, टर्बियम आपका बच गया है, क्योंकि इसकी रेंज में नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 65 है। जबकि आपकी पता है कि भाई एटॉमिक नंबर 90 से जितने भी आगे के एलिमेंट हैं वो सबके सब क्या होते हैं, एक्टेनॉइड की सीरीज में आते हैं। तो भाई इसका तो एटॉमिक नंबर 65 है, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन सा एलिमेंट होगा, लेंथेनम का होगा ना, लेंथेनॉइड सीरीज का होगा। क्लियर, भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी, ठीक है, ये बोला कि ऐसा इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, अगर आप उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उस एनर्जी को, जितनी एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, किसमें से, उस एटम में से, तो जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो बेटा आप चेक करते हैं, हीलियम की अगर बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, हीलियम ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है भाई। क्यों, क्योंकि भाई इसको तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहले से ही आपका स्टेबल होता है। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत टफ पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इतनी इजिली आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यानी इजिली नहीं निकाल सकते मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी हाई होगी। क्लियर है, चलो भाई वेरी गुड। यानी हीलियम यहां पर ऐसा एलिमेंट हो गया जो इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, The first transition enthalpies of the sodium, magnesium, aluminium and silicon are in the order। ठीक है, अब बोला है कि भाई फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पीज कौन सी हैं। तो बेटा चेक करते हैं, देखो सोडियम ना, पहले इनका अगर हम बात करते हैं, देखो सोडियम आपके पास, ठीक है, इसके बाद आपका मैग्नीशियम है, इसके बाद आपका एल्यूमिनियम है और फिर आपका सिलिकॉन है। तो बेटा अगर चारों ऑप्शन को चेक करोगे ना तो सोडियम, ठीक है, इसका जो आपका एंथैल्पी जो मैग्नीशियम से कम होगा भाई। क्यों होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई सोडियम का अगर जो आता है तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है, और मैग्नीशियम आपके सेकंड ग्रुप में आता है। तो सोडियम से तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है क्योंकि इसके एटॉमिक शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इजीली आप इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन जो मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों, उसका कितना है, 2 में वो आता है ना, सेकंड पोजीशन पर वो आता है, यानी उसके एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो भाई यानी कहने का मतलब है कि सोडियम की जो एंथैल्पी आयनाइजेशन वो मैग्नीशियम से कम होगी। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दे रखा है कि Na<mg। तो बेटा यहां पर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन ये दिख रहा है, एक ऑप्शन आपका ये दिख रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड देन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है ना,
ये आपका एटॉमिक नंबर है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2,8,2, और अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2,8,3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो भाई बताओ टफ, देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो भाई मैग्नीशियम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होगा कि ज्यादा टफ तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। और एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो भाई ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नीशियम की एंथैल्पी होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। क्या होती है, ठीक है, ग्रेटर देन होती है। इसीलिए भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये बोला गया है कि आपका Na लेस देन Mg एंड ये ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, कौन सा ऑप्शन होगा चेक कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के, तो बेटा आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, और ये तो देखो लेस देन होता है किससे, सिलिकॉन से, तो ये तो आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा अगर पहले ना अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़े, जैसे आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पहले आप इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो भाई आप तुरंत आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन के पीछे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो जब तक आपको जो भी आपके पास टॉपिक है उस रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question number 15. Which of the following pair contain will have the most negative and least negative electron gain enthalpy respectively? Phosphorus, आपका सल्फर और आपका क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो बेटा देखो इसमें जो आपका ऑप्शन है ना वो क्लोरीन और फॉस्फोरस होता है। भाई क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन सर ऐसा क्यों? बेटा अगर हम ऐसे चलते हैं ना ग्रुप में, अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऐसे चलने में क्या होता है, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां को क्या होती है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा लिस्ट निगेटिव होती है, ठीक है ना, सॉरी मोस्ट निगेटिव होती है। क्या होती है? मोस्ट निगेटिव। क्या होती है भाई? मोस्ट निगेटिव होती जाती है। कब? जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन तो पहले आता है और फॉस्फोरस नीचे आता है ना, ठीक, यानी अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है डाउन द ग्रुप आने पर वो आपका लिस्ट निगेटिव होता जाता है। सर क्या होता जाता है? लिस्ट निगेटिव होता जाता है। अगर ये लिस्ट निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्लोरीन उधर को है, ठीक है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ये इसका सबसे ज्यादा मोस्ट निगेटिव इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा, और फॉस्फोरस आपका नीचे को आ रहा है डाउन दी ग्रुप चलने पर, तो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा इसका मोस्ट, ठीक है ना, यानी लिस्ट आपका निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका हो जाएगा, किसका? फॉस्फोरस का हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना? तो देखो बेटा इसमें तो फॉस्फोरस होगा नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सल्फर की बात करते हैं भाई, सल्फर तो पहले ही आ जाता है, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन तो होगा नहीं क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो गए हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो गए दोनों के दोनों। इसका नंबर आ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम in a chemical compound to attract shared electrons is termed as, सिंपल सी बात है बेटा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसको कहा जाता है, याद रखिएगा ना। कैसे? ठीक है बेटा, देखो इसमें से क्या होता है ना, ए मान लीजिएगा आपके पास कोई ये है ए और बी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, HCl है ना, HCl, ये क्लोरीन जो होता है ना इसमें, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। सर क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि हैलोजन है, और आपको पता है जो हैलोजन होते हैं वो पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, यानी उनमें जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है ना वो ज्यादा होती है। किसमें? जो आपके हैलोजन से होते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन हैलोजन है? बेटा क्लोरीन हैलोजन है, और अगर क्लोरीन यहां पर हैलोजन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेता है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यही तो बोला है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना, उसी को ही तो अट्रैक्ट कर रहा है,
तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स, जल्दी बताओ भाई, बिल्कुल है ना। तो देखो बच्चों, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज बताना है। तो भाई देखो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा आपका ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन सबसे छोटा है भाई, वाह ठीक हो गया। उससे भाई फिर नाइट्रोजन है, यस सर वेरी गुड। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा प्यारे बच्चों, बेरिलियम आएगा ना, बेरिलियम, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा मैग्नीशियम से, ठीक है ना, हाँ बेरिलियम। एंड देन आपका आ गया क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आ गया ना, यस। यानी भाई पहले सेकंड आया, ये बड़ा होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। इसका स्मॉल साइज है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा स्मॉल साइज इसी का है, किसका, आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि इन एटम में ना, इन एटम में जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा होगा वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही तो उसने पूछा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि इसका अरेंज करें कैसे। तो ऑक्सीजन का जो यहां पर साइज होता है ना, वो सबसे छोटा होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर, क्लियर। उसके बाद नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद बेरिलियम का होता है, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर 12 होता है, और इसका जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए हमने उसको लास्ट में रखा है। क्लियर है? तो भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज, आप देखो भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा? अगर बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, देखो बेटा आपको पता है ना कि जब आप इधर की ओर चलते हो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना इधर को जाने पर। तो अगर मैं बात करता हूं, पहले नाइट्रोजन आता है, उसके बाद फॉस्फोरस आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद क्या, फ्लोरीन, ठीक है। नाना पार्टिकल आज सबके बीच है, फिर फ्लोरीन आता है, ठीक है। तो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका नाइट्रोजन पहले है, यानी ये हो गया नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन फिर बाद में आता है, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NOF इज, तो बेटा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा इसका सही आंसर होगा, फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और आपका ये दो तो ऑप्शन क्यों लिख दिए भाई यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखो आप आंसर कौन सा, देखो ये आपका, देखो नाइट्रोजन क्या है, सबसे छोटा है, यानी फ्लोरीन जो होता है ना सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। पहले तो आप ये ध्यान रखो कि द करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि यहां को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है। उससे पहले कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, उससे पहले आपका ऑक्सीजन आता है। तो आप ऐसे जाओगे ना, ऐसे इस साइड को जाओगे तो जो आपका ऑर्डर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन उसके बाद आपका नाइट्रोजन। यानी ऐसे जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कब? जब आप पीरियड में चलते हो, आपका लेफ्ट टू राइट चलते हो। क्लियर है? तो भाई आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 19, बहुत सिंपल है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन एलिमेंट्स विल बी। तो बेटा देखो अब इनका क्या बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। तो भाई कैसे बताएंगे, अगर बात करते हैं सिलिकॉन की, ठीक है, ये आपका फॉस्फोरस, ये आपका कार्बन और ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो भाई देखो सिलिकॉन का साइज तो सबसे बड़ा होता है, देन उसके बाद फॉस्फोरस का सबसे छोटा, फिर उसके बाद कार्बन सबसे छोटा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन सबसे छोटा, ठीक है ना। तो भाई देखो इसका जो साइज होगा ना, इस तरीके से आप अगर हम देखते हैं तो ये आपका ऑर्डर चलता है ऐसे, ठीक है। यानी जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जो हमसे बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो भाई यानी कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें सिलिकॉन पहले है, फॉस्फोरस है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आपका ऑर्डर इस तरीके से जाएगा, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आपका कार्बन, उसके बाद देन नाइट्रोजन आ जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए आपके एसेशन रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो वे एसेशन में क्या कहा गया है, नोबल गैसेस आर हाईली रिएक्टिव,
यानी जो आपका एस्ट्रेशन में जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, बोला गया जो नोबल गैसेस होती है वो आपकी हाईली रिएक्टिव होती है। बिल्कुल देखो बेटा, क्या नोबल गैसेस हाईली रिएक्टिव होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है। जब उनके आउटर मोस्ट का जो सेल होता है कंप्लीटली फिल्ड होगा तो भाई वो कहां से आपका हाईली रिएक्टिव होगा? वो हाईली रिएक्टिव। तो हमने अभी जो आपका 22 क्वेश्चंस था वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहां पर क्या कर रहा है, देखिए एस्ट्रेशन पर हम पहले ध्यान देंगे। एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। स्टेट आपका जो एस्ट्रेशन वाला सेक्शन है उसमें जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है उसमें आपसे ये बोला गया है कि ऐसे एलिमेंट्स की बात की गई है कि ऐसे एलिमेंट जो सेम वर्टिकल कॉलम में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपकी सेम होती हैं। क्या ये चीज राइट है? ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल राइट है। यानी एस्ट्रेशन में जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल जो बनी है इसी के बेस पर बनी है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है उनको सेम ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी एस्ट्रेशन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हम रीजन का स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या वो सही दिया गया है। एलिमेंट्स हैव पीरियोडिक डिपेंडेंस अपॉन द एटॉमिक नंबर, ऑफ कोर्स, ठीक है। जो आपका एलिमेंट्स होते हैं उनका जो पीरियोडिक डिपेंडेंस है वो किस पर डिपेंड करता है सर? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। भाई कैसे? जैसे हमने कहा एक आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 9 है तो वो कहां आएगा? तो बेटा आप देखो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है और ग्रुप नंबर 17 में आता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको एटॉमिक नंबर के बेस पर हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसीलिए जो आपका रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो भी बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज, जो आपका रीजन में स्टेटमेंट दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसका? एस्ट्रेशन में जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई बोला कि सेम वर्टिकल कॉलम में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो भाई किसके बेस होती है? एटॉमिक नंबर के बेस पर होती हैं। तो भाई आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कोफरेंशियम इज 112, ठीक है। तो भाई देखो एक एलिमेंट आपको दे रखा है और उसका एटॉमिक नंबर आपको 112 दिया है। बिल्कुल बच्चों, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 112 ही होता है, ठीक है। चलिए रीजन में क्या एक्सप्लेन किया है, द IUPAC नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज अन बाई in which un and by are used for 1 and 2 respectively in Latin words, ठीक है। तो बच्चों यानी एस्ट्रेशन का जो आपका स्टेटमेंट है वो अपने आप में राइट है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, जो रीजन का जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो भी ऑफ कोर्स राइट है, वो भी अपने आप में राइट है, क्योंकि इसका जो हम IUPAC नेम लिखते हैं ना बच्चों, 1 को हमने देखा होगा 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका IUPAC नेम लिखना मैंने आपको भी पीछे भी बताया था, ठीक है। 1 को अन बोला जाता है और फिर उसके बाद 1 था, फिर उसको अन बोला जाता है, फिर उसके बाद 2 था उसको बाई बोला जाता है, प्लस में IUM को ऐड कर दिया जाता है, यानी अन बाई एम इसका क्या हो जाता है? IUPAC नेम हो जाता है। क्लियर? तो भाई कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए यानी कहने का मतलब कि एस्ट्रेशन का जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, रीजन में जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन का स्टेटमेंट है वो एस्ट्रेशन के स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर? तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ एस्ट्रेशन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी एस्ट्रेशन। ठीक हो गया? क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन ए ग्रुप। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में आप जब देखते होंगे आपका ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल कॉलम्स आपके ग्रुप होते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, जब इस ग्रुप में भाई डाउन चलते हैं यानी ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू आपकी लेस निगेटिव होती जाती है ना। कौन सी वैल्यू होती है? लेस निगेटिव होती है। बेटा ये जो स्टेटमेंट बोला ये बिल्कुल राइट है। क्लियर? अब इसको समझने से पहले बच्चों
आपको यह पता होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है बेटा, तो कोई भी आपके पास आइसोलेटेड गैसेस एटम है, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है, तो बेटा उसी को ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। पहले भी इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया तो एक बार और कर दिया है। क्लियर? तो बेटा देखिएगा क्या बोला है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होते जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर रीजन के स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो क्यों होती है भाई, चलिए देखिए रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है क्या सही है। साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स इट इज राइट। ठीक है, होता क्या है बच्चों कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो एटम का साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई, ठीक है, डिक्रीज होता है आपका ना, यस। और अगर हम डाउन दी ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक नंबर सीधे डबल हो जाता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल बढ़ते हैं, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके ऐड होते जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्यों लेस नेगेटिव होती है, इसीलिए लेस नेगेटिव होती है क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा होता है, और जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज्यादा टफ पड़ेगा। ठीक है ना, तो भाई देखो आपका क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव बोला है तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रेशन में जो स्टेटमेंट है वो भी राइट है, रीजन का जो स्टेटमेंट है खुद में वो भी राइट है, बट रीजन का स्टेटमेंट जो है स्टेशन के स्टेटमेंट का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब जो हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं वो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम आपके लिए लाए हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन हमने यहां पर आपके लिए ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए भाई पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, देन हम उसके आंसर जो भी हमको क्वेश्चन पूछे होंगे उनका आंसर देंगे। क्लियर? तो भाई क्या पूरा है पहले इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके आंसर करिएगा। When an electron is added to a gaseous atom in its ground state और ठीक है ग्राउंड स्टेट टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन, बिल्कुल सही बात है। द एंथैल्पी चेंज ऑक्यूपाइंग, ठीक है, हाँ, द प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, ठीक है, इट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ दिस एज ऑफ द व्हिच इन एन एटम अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम इज द ग्राउंड स्टेट इफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद आपके देखिए कि जो आपका एनर्जी बोला रिलीज होती है, बोला एडिंग एन इलेक्ट्रॉन में, तो ये तो सारी चीजें वही हैं, पूरा बेसिक्स है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ गैसेस एटम्स मस्ट बी डिटरमाइंड इन देयर ग्राउंड स्टेट्स, देयरफॉर द टर्म्स ग्राउंड। इसके बाद देखते हैं बस। ठीक है, तो भाई ये आपका क्या हो गया, पूरा केस आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखो आप केस को पढ़ लो ना चाहे भले ही, लेकिन केस से ना जनरली क्वेश्चन होते नहीं है, उसका मतलब समझ गए उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि केस में कोई लाइन दी होगी, कोई पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड हमको कोई क्वेश्चन पूछा होगा, बेटा ऐसा नहीं होता है। ये जो आपको पूरा बताया, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। समझ रहे बात को? देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन है, बताइए नोबल गैसेज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू। अब जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि वो स्टेबल उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। यस, जो नोबल गैसेस होते हैं उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, समझ रहे ना, क्योंकि आप उनमें से ना इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं ना उनको आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो भाई पहले से फुली फिल्ड होते हैं, राजा की तरह बिहेव करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसीलिए उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है। इसीलिए भाई जो उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। भाई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए आपका हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत लाजवाब होने वाला है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल लिया है,
द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ सल्फर और क्लोरीन, इट इज ड्यू टू। भाई कितना सिंपल है, ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इनका जो स्मॉल साइज होता है ना बेटा, ये देखो एक तो स्मॉल इनका साइज होता है भाई ना, अगर इनका स्मॉल साइज होगा तो भाई ये उसी के कारण आपके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होंगे। लेकिन कहने का मतलब कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कब होता है, जब उसका साइज स्मॉल होता है। यानी जो आप पहली प्रायोरिटी दोगे किसको दोगे भाई, स्मॉल साइज को दोगे। ऑप्शन तो यहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, लेकिन कोई भी एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होता है, जब उसका साइज स्मॉल होगा। क्लियर? तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देन सल्फर और क्लोरीन का तो आपको पता है कि इससे नीचे वाले ग्रुप में होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो भाई किसके कारण होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ठीक, इसका थर्ड पार्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इज। ठीक है, आपके जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे अफेक्ट करते हैं। तो भाई देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गलत है भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है गलत है भाई, नन ऑफ एबव गलत है भाई, एटॉमिक साइज बेटा क्या है, एटॉमिक साइज। अभी आपने पढ़ा था ना कि अगर आपके जो नोबल गैसेस आपने पढ़े थे ना, अभी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के बारे में पढ़ा था कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होते जाती है, यह भी आपने पढ़ा था। ठीक है ना? यस। और लेस नेगेटिव क्यों होती है, ड्यू टू बेटा बताओ बच्चों किसके कारण होती है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, इंक्रीज ऑफ साइज। ठीक है ना, क्योंकि साइज बढ़ता है किसका, एटम का। तो भाई किस पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो एटॉमिक साइज होगा। क्लियर है? यस सर। तो बेटा ये थे आज के जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जो आपका थर्ड चैप्टर है, जो आपके टर्म फर्स्ट में आ रहा है, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो हमने आपको पूरा सा अच्छे से सॉल्व करा दिया है। होप कि बेटा आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपने सारे कॉन्सेप्ट यहां पर अच्छे से क्लियर किए होंगे, साथ में क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा और अच्छी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, आप देखो इससे पहले वाला जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका भी एमसीक्यू वीडियो आपके लिए चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। देन इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने वाले हैं, तो उनका आप वेट करिएगा, वो भी जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई कमी रह गई है, कोई आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई आपका ओपिनियन है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही एक अमेजिंग, ऐसे ही एक वंडरफुल सेशन के साथ फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।